आपके घरों में भी शैम्पू का ये सैशे कभी ना कभी तो आया होगा और हो सकता है कि आप महीने भर के लिए ऐसे ही सैशे खरीद के चलते हो क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं और कहीं जाना हो तो इन्हें कैरी करना भी आसान होता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की स्टोरी जानते हैं कि ये सैशे आए कहां से? अब आप ये सीरीज छोड़कर भागो, उससे पहले ये समझा दूं कि सीरीज में मैं तुम्हें सिर्फ इस सैशे की स्टोरी नहीं बताने वाला, बल्कि एक बिजनेस केस स्टडी बताऊंगा कि कैसे एक आदमी ने एक बहुत बड़ा मार्केट देखा जहां पर डिमांड तो थी लेकिन उस मार्केट की पॉकेट उतनी बड़ी नहीं थी, और कैसे उस आदमी ने इनोवेशन से उस मार्केट को टैप किया। इस सीरीज से मिलने वाली लर्निंग्स को तुम अपने बिजनेस या फिर काम में लगा सकते हो, तो मेरी बात मानो और इस सीरीज को पूरा एंड तक देखो। तो कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से टाउन कुडलूर से, जहां 4 नदी आके मिलती थी। इस टाउन में रहते थे चिन्नी कृष्णन, हमारी कहानी के मेन हीरो। अब चिन्नी कृष्णन पहले तो एक किसान थे, लेकिन बाद में वो बिजनेस में उतर गए और उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयां और एफएमसीजी यानी कि डेली इस्तेमाल में आने वाली चीजों का बिजनेस शुरू किया। अब एक बार ये अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तभी एक चोर उनकी बीवी का पर्स चुराकर भागने लगा, लेकिन वो चोर पकड़ा गया और काफी धुलाई हुई उस बेचारे की। अच्छा, जब चिन्नी कृष्णन की बीवी ने पर्स खोलकर देखा तो सब चीजें तो वहीं की वहीं थी, लेकिन उनकी जो ऑयल की कांच की बोतल थी वो टूट चुकी थी। अब तुम इससे पहले कि ये कहो कि कांच की बोतल क्यों लेकर जा रही थी, उनकी गलती है, तो बता दूं कि उस जमाने में गीले सामान को ऐसे ही रखा जाता था, तब प्लास्टिक की बोतल्स नहीं होती थी। अब तेल की बोतल जो फूटी तो पर्स का सारा सामान खराब हो गया। तभी चिन्नी की वाइफ ने कहा कि कितना अच्छा होता अगर इतनी बड़ी बोतल की जगह हम सिर्फ कुछ छोटे पैकेट्स में ये सामान लेके जा पाते, क्योंकि घर पर रखना तो ठीक है, लेकिन जब 2 से 3 दिन के लिए कहीं जाना हो तो इतनी बड़ी बोतल ले जाना सेंस नहीं बनाती। और तभी चमका चिन्नी कृष्णन का दिमाग और उन्हें आया सैशे बनाने का आइडिया। सबसे पहले चिन्नी कृष्णन ने एक पाइप का टुकड़ा लिया, अरे वही रबर के पाइप जिन्हें गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ, उनके छोटे पीसेस करे, फिर उसके एक कोने को गर्म करके सील कर दिया और फिर उसमें शैम्पू भरा और फिर दूसरे एंड को भी सील कर दिया। लेकिन इस प्रोडक्ट में एक दिक्कत थी। क्या? अरे भाई, इसे खोलने के लिए आपको चाकू या फिर कोई दूसरी नुकीली चीज की जरूरत पड़ती। लेकिन काफी ट्राई करने के बाद आखिर फाइनली उन्हें अपना प्रोडक्ट मिल गया। फिर उन्होंने अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से कस्टम मेड सैशेस बनाए और फिर इन सैशेस को आसपास की दुकानों पर बेचना चालू कर दिया और इस ब्रांड का नाम रखा वेलवेट। अब उस वक्त वेलवेट ही इकलौता शैम्पू ब्रांड था जो कि शैम्पू सैशे बेच रहा था और इसलिए इस आइडिया ने तेजी पकड़ ली। लेकिन 1979 में हमारे मेन हीरो गुजर गए और यहाँ एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट हीरो की। 1983 में चिन्नी कृष्णन के तीसरे बेटे सीके रंगनाथन ने बिजनेस में एंट्री लेने का मन बनाया, लेकिन अपने इस नए हीरो को पापा की कंपनी वेलवेट का पार्ट नहीं बनना था और इसके लिए रंगनाथन ने एक नई कंपनी बनाई और नाम दिया चिक शैम्पू। लेकिन यही नाम क्यों? अब सीखे रंगनाथन ने अपनी कंपनी का नाम रखा चिक शैम्पू, क्योंकि ये उनके पापा के नाम के इनिशियल्स थे। चिन्नी से ची और कृष्णन से के मिलके बन गया चिक। अब सीखे को अपने पापा का विजन तो याद था, लेकिन वो अपने इस बिजनेस को और अपने पापा की सैशे इन्वेंशन को और आगे तक ले जाना चाहते थे। अब जहां चिन्नी कृष्णन वेलवेट के शैम्पूज को सिर्फ कुडलूर और उसके आसपास के दूसरे एरियाज में ही बेचते थे, वहीं सीखे को लगा कि ये गेम और भी काफी बड़ा हो सकता है और ये सैशे का आइडिया एफएमसीजी के पूरे बिजनेस को हिला के रख सकता है। देखो, 1980s में लगभग इंडिया की 80% पॉपुलेशन गाँव में रहती थी और सिर्फ 20% ही शहरों में थी। अब गांव के लोगों की पॉकेट साइज थोड़ा छोटा होता था, यानी कि वो शहर के लोगों जितना खर्च नहीं करते थे। उनकी इनकम भी कम होती थी, जिसकी वजह से वो महंगे प्रोडक्ट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और वहीं दूसरी तरफ शहरों में ज्यादातर लोगों को मंथली सैलरी मिलती थी, जिससे कि वो अपने महीने का बजट बना के चलते थे और शैम्पू की बड़ी बॉटल्स बाय कर सकते थे। वहीं गाँव में ज्यादातर लोग डेली वेज वर्कर्स होते थे, जो हर दूसरे दिन किराना स्टोर पर जाकर कम क्वांटिटी में सामान खरीदते थे, जैसे कि 100 ग्राम शक्कर या 200 ml कुकिंग ऑयल। अब रंगनाथन को यहाँ पे आइडिया आया और उसने कहा कि क्यों ना गांव के लोगों तक भी शैम्पू को पहुंचाया जाए, जिससे वो डेली स्मॉल सैशेस में खरीद सकें। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि गांव वाले लोगों को शैम्पू यूज करना नहीं आता था और उन्हें उसे बेचने से पहले शैम्पू का टच एंड फील देना जरूरी था। लेकिन कैसे करें? अब ये सब शुरू हुआ था साउथ में, और जैसे हम सब जानते हैं कि साउथ में मूवीज का बड़ा क्रेज है, तो रंगनाथन ने अपने शैम्पू सैशे के एड्स मूवी के बीच में देना शुरू कर दिया और इसके साथ में डेमो भी दिया कि शैम्पू को कैसे यूज किया जाता है और कैसे शैम्पू को यूज करने के बाद लोगों के बाल सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते हैं। अब इसके बाद गांव वालों ने भी इन सैशेस को खरीदना शुरू किया, लेकिन अब भी एक दिक्कत थी, वो ये कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये गाँव वाले एक बार तो सैशे खरीद लें लेकिन दूसरी बार ना खरीदें। उन्हें अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए लोगों में इसकी आदत डालनी थी और इसके लिए उन्होंने काफी सोचा, दिमाग लगाया और तब जाके उनके पास एक आइडिया आया, जो कि आइडिया कम और ऑफर ज्यादा था।
जिसमें अगर कोई 5 खाली सैशे कलेक्ट करके उन्हें अपने पास के शॉपकीपर को देगा तो उसे बदले में एक फ्री शैम्पू सैशे मिलेगा। अब ये ऑफर चिक शैम्पू के लिए काफी फायदेमंद रहा और जहां 1984 में उनका टर्नओवर सिर्फ 5 लाख था, वहीं 1985 में ये 34 लाख पहुंच गया और 1989 में सीधा 1 करोड़। और इसी तरह चिक शैम्पू बन गया सक्सेसफुल ब्रांड। लेकिन चोर आ गए। अब अपने सैशे की सक्सेस की वजह से चिक शैम्पू मार्केट में धूम मचा रहा था और 2007 में उनका शैम्पूज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 22% पर आ गया था। लेकिन यहाँ एंट्री हुई बड़ी एमएनसीज की, जिन्होंने चिक शैम्पू के सैशे का आइडिया चुराना शुरू कर दिया और अपने शैम्पूज के भी सैशे लॉन्च किए। अब ये एमएनसीज थी P&G जिसका शैम्पू है पैंटीन, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका शैम्पू है क्लिनिक प्लस और ऐसी ही दूसरी कंपनीज भी। और ऐसे ही देखते देखते चिक शैम्पू का मार्केट डोमिनेंस कम होने लगा और 2011 में चिक शैम्पू का मार्केट शेयर 12% पर आ गया और वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर का 45% और P&G का 24% पर। खैर सैशे जैसे प्रोडक्ट का मार्केट इंपैक्ट काफी बड़ा है, इतना कि आज शैम्पू के मार्केट में 70% मार्केट शेयर सैशेस का है और आज लगभग सब कुछ ही सैशे में आने लगा है, जैसे कि हेयर ऑयल, फेस क्रीम्स और यहाँ तक कि कॉफीज भी सैशे में अब आने लगी हैं। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी सोच ने कितनी बड़ी रेवोल्यूशन ला दी। अब इस सीरीज से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने आसपास की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बड़ा ही हो। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि कैसे अपने आइडिया में भरोसा रख बड़े सपने देखना चाहिए और कैसे एक पिता के आइडिया और बेटे की मेहनत ने एक पूरी इंडस्ट्री को बदल डाला। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इस सीरीज पर अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली सीरीज में।